बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, जिनके लिए आने वाले 3 महीने केवल एक चुनावी अभियान नहीं है बल्कि उनके पूरे राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले साबित हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ये चुनाव उनके अब तक के सबसे कठिन चुनावों में से एक होगा। यदि वे दोबारा सत्ता में लौटते हैं तो न केवल उनकी राजनीतिक पकड़ बरकरार रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में भी उन्हें राजनीतिक राहत मिल सकती है। लेकिन यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर गंभीर संकट में पड़ सकता है और उन पर चल रहे कानूनी मामलों की रफ्तार भी तेज हो सकती है। यही वजह है कि नेतन्याहू इस समय अपनी पूरी चुनावी रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा, ईरान के खतरे और अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों के इर्द गिर्द तैयार कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि केवल वही ऐसे नेता हैं जो अमेरिका के साथ सबसे मजबूत संबंध बनाए रख सकते हैं और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने हाल ही में अमेरिका की यात्रा की, जिसे कई राजनीतिक विशेषज्ञ बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इस यात्रा का कारण अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद श्रद्धांजलि देना बताया गया, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि यह यात्रा केवल शोक प्रकट करने तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे कहीं अधिक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्य थे। लिंडसे ग्राहम केवल एक अमेरिकी सीनेटर नहीं थे बल्कि इजराइल के सबसे मुखर समर्थकों में गिने जाते थे। वे डोनाल्ड ट्रंप के भी बेहद करीबी सहयोगी थे और अक्सर अमेरिकी संसद में इजराइल के पक्ष में खुलकर बोलते थे। ग्राहम की मृत्यु के बाद नेतन्याहू के लिए व्हाइट हाउस पहुंचने का यह एक स्वाभाविक अवसर बन गया। पूर्व अमेरिकी राजनीतिक और मध्य पूर्व मामलों के जानकार आरोन डेविड मिलर का कहना है कि यदि लिंडसे ग्राहम का निधन नहीं हुआ होता तो शायद ये यात्रा उस समय नहीं होती। उनका मानना है कि नेतन्याहू ने इस मौके का इस्तेमाल ट्रंप से सीधे बातचीत करने और अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए किया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लगभग 90 मिनट तक बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक में मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे ये संकेत मिला है कि दोनों नेताओं के बीच कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर खुलकर चर्चा करनी थी। सामान्य तौर पर जब किसी बैठक में केवल सफलता दिखानी होती है तो इसके कुछ हिस्से मीडिया के सामने रखे जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि दोनों नेताओं के बीच कुछ गंभीर मतभेद मौजूद हैं। बैठक के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने इसे सकारात्मक और उत्पादक बताया। वहीं नेतन्याहू ने इजरायली पत्रकारों से कहा कि वे उनके जीवन की सबसे बेहतरीन बैठकों में से एक थी। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक बातचीत नहीं थी बल्कि दोनों नेताओं के बीच गहन और ईमानदार चर्चा हुई है। हालांकि इन सार्वजनिक बयानों के बावजूद ट्रंप के हालिया इंटरव्यू कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दी एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखे और ज़रूरत पड़ने पर आगे भी ऐसे ही हमले जारी रखे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमेरिका हर बार इसी रास्ते पर चले। ट्रंप ने साफ शब्दोों में कहा है कि उन्हें किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से पिक एक्स माउंटेन का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि अमेरिका लगातार इस संघर्ष में शामिल रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले से पता है कि वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं और यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उस ठिकाने पर भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसका फैसला वॉशिंगटन करेगा, तेल अवीव नहीं। ट्रंप के इस बयान को कई जानकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि इससे पहली बार सार्वजनिक रूप से संकेत मिला है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर पूरी तरह समान सोच नहीं है। पिछले कई वर्षों से ये माना जा रहा है कि दोनों देश ईरान के मुद्दे पर लगभग एक ही रणनीति अपनाए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप लगातार युद्ध के बजाय किसी समझौते की संभावना भी खुली रखना चाहते हों। दूसरी ओर नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर दबाव कम करना इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यही कारण है कि दोनों नेताओं के बीच इस विषय पर मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार निज़ार फरजाक का कहना है कि नेतन्याहू इस समय ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गजा और लेबनान में उन्हें अपेक्षित राजनीतिक सफलता नहीं मिली है। उनके अनुसार नेतन्याहू के पास घरेलू राजनीति में दिखाने के लिए सीमित उपलब्धियां हैं, इसलिए वह राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के खतरे को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर ट्रंप की प्राथमिकता अमेरिका को लंबे युद्ध से बाहर निकालना हो सकती है। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है।
कुछ जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ट्रंप स्वयं ये आकलन कर रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव के बाद भी नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं। यदि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो अमेरिका को इजराइल में किसी नए नेतृत्व के साथ भी काम करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रंप अब केवल वर्तमान सरकार नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी दौरान एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है, जब ट्रंप से पूछा गया कि यदि अमेरिका तुर्की को फिर से F-35 लड़ाकू विमान बेचने का फैसला करता है और इजराइल इसका विरोध करता है तो वे क्या करेंगे। इस पर ट्रंप ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें कोई ये नहीं बताएगा कि अमेरिका किस देश को कौन से हथियार बेचेगा। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि तुर्की उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और एर्दोगान ने क्षेत्रीय मामलों में अच्छा काम किया है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इजराइल लंबे समय से तुर्की की सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। ट्रंप के इस जवाब ने यह संकेत दे दिया है कि ये केवल इजराइल की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर अमेरिकी विदेश नीति तय नहीं करना चाहते। यही कारण है कि कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत संबंध अभी भी मजबूत हैं, लेकिन रणनीतिक स्तर पर कई मुद्दों पर मतभेद उभर रहे हैं। आने वाले महीनों में यही मतभेद मध्य पूर्व की राजनीति और इजराइल के चुनाव दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के पास इस समय नेतन्याहू पर इतना प्रभाव क्यों माना जा रहा है। मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ अमेरिकी जानकार ऑरन डेविड मिलर का कहना है कि आधुनिक अमेरिकी इतिहास में शायद ही कभी किसी राष्ट्रपति के पास किसी इजरायली प्रधानमंत्री पर इतना अधिक राजनीतिक दबाव बनाने की क्षमता रही हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू इस समय केवल चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ कई वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार के मामले भी उनके राजनीतिक भविष्य से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2019 से उन पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। नेतन्याहू इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और खुद को निर्दोष बोल रहे हैं। लेकिन यदि वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो इन मामलों में उनकी स्थिति अधिक कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि इस चुनाव को उनके राजनीतिक जीवन का सबसे निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो वे खुद को एक बार फिर मिस्टर सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि वे हारते हैं तो उनके लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू लगातार ईरान, गजा और क्षेत्रीय सुरक्षा को अपने चुनावी अभियान का केंद्र बना रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका में भी माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रकाशित कई जनमत संरक्षणों से संकेत मिला है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक अब मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते युद्ध से थक चुके हैं। एक सर्वेक्षण में लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कहा है कि यदि नेतन्याहू अमेरिका आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये राय विशेष रूप से युवाओं और गैर अश्वेत मतदाताओं में अधिक देखने को मिली है। वही एक अन्य सर्वेक्षण में अधिकांश अमेरिकियों ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने की इच्छा जताई है। डेमोक्रेट समर्थकों में भारी बहुमत ने युद्ध समाप्त करने की मांग की है, जबकि स्वतंत्र मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भी इसी पक्ष में दिखाई दिया है। रिपब्लिकन मतदाताओं में राय अपेक्षाकृत अलग रही है, लेकिन वहां भी एक बड़ा वर्ग लंबे युद्ध को लेकर चिंतित नजर आया है। इसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें घरेलू जनमत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। इसी दौरान नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा का एक और दृश्य पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। जब उनका काफिला वॉशिंगटन की सड़कों से गुजर रहा था तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनी झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी के नारे लगाए और गजा में चल रहे सैन्य अभियान का विरोध किया। ये विरोध केवल किसी एक संगठन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र संगठन और कई सामाजिक समूह भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। हालांकि अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए वहां इस वारंट का कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ सकता और नेतन्याहू बिना किसी बाधा के अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर इस विरोध ने यह जरूर दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि पहले जैसी नहीं रही है। कई पश्चिमी देशों में भी गजा युद्ध को लेकर उनकी सरकार की आलोचना लगातार बढ़ रही है।
इसी बीच मध्य पूर्व का दूसरा बड़ा मोर्चा इराक बन चुका है। अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि यह हमले पूरी तरह सटीक सैन्य कार्रवाई थे और इनका उद्देश्य उन ठिकानों को नष्ट करना था जहां से पिछले कई दिनों में अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचों पर ड्रोन हमलों की योजना बनाई जा रही थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार पिछले 72 घंटों में 30 से अधिक ड्रोन हमले या हमलों के प्रयास किए गए थे। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया और IRGC का समर्थन था। इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने पूर्वी इराक के कई हथियार, स्टोरेज, लॉजिस्टिक केंद्र और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। इन हमलों के तुरंत बाद इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुला ली। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्थिति का विस्तृत आकलन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इराक की भूमि किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का स्थायी युद्ध क्षेत्र न बन जाए। हालांकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि इराक में मौजूद कई सशस्त्र संगठन आधिकारिक रूप से सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होने के बावजूद अपनी स्वतंत्र सैन्य क्षमता भी रखते हैं। इन्हीं संगठनों में सबसे प्रमुख नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF का है। PMF ने दावा ये किया है कि अमेरिकी और सऊदी हवाई हमलों में उसके कम से कम 10 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि कई अन्य इसमें घायल हुए हैं। कुछ स्थानीय सूत्रों ने मृतकों की संख्या इससे अधिक होने की आशंका भी जताई है। PMF ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस कार्रवाई का उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। ये वही संगठन है जिसने वर्ष 2014 में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में वर्ष 2016 में इराकी सरकार ने इसे आधिकारिक सैन्य ढांचे का हिस्सा घोषित कर दिया था। हालांकि इसके कई घटकों पर लंबे समय से ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने और स्वतंत्र सैन्य अभियान चलाने के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन्हीं समूहों के कुछ धड़े अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों के खिलाफ हमलों में शामिल रहे। दूसरी ओर ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे दूसरे देशों से सऊदी अरब या अमेरिका पर हमले नहीं करवा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इराक भी इस व्यापक संघर्ष का एक प्रमुख मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जिसने पूरी दुनिया की चिंता सबसे अधिक बढ़ा दी है और वे है रेड सी तथा फारस की खाड़ी के समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव। पिछले कुछ दिनों में यमन के हूती आंदोलन ने सऊदी अरब के खिलाफ अपने हमलों को और तेज कर दिया है। हूती नेतृत्व का कहना है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला करके युद्ध को एक नया मोड़ दिया है, इसलिए अब वे केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आर्थिक और समुद्री दबाव भी बनाएगा। इसी रणनीति के तहत हूतियों ने बाब अल मंडब का जो इलाका है, जो समुद्री इलाका है, वहां पर सऊदी अरब के खिलाफ आंशिक नाकाबंदी लागू करने का दावा किया है। बाब अल मंडब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, क्योंकि हिंद महासागर से रेड सी और फिर स्वेज नहर के रास्ते यूरोप जाने वाला अधिकांश समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यदि यहाँ लंबे समय तक असुरक्षा बनी रहती है तो केवल सऊदी अरब ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच होने वाला व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज विसंकर समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल का समुद्री व्यापार गुजरता है। यदि बाब अल मंडब और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोनों ही असुरक्षित हो जाते हैं तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि तेल बाजार में तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और निवेशकों की चिंता भी बढ़ गई है। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान और बमवर्षक इजराइल के सैन्य ठिकानों से उड़ान भरकर ईरान पर हमले करने गए थे। यदि यह दावा सही है तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका ने केवल राजनीतिक समर्थन ही नहीं बल्कि सैन्य अभियान चलाने के लिए इजराइल के हवाई अड्डों और सैन्य ढांचे का भी उपयोग किया है। काइट्स ने कहा कि ईरान इस तथ्य से पूरी तरह परिचित है और उसे पता है कि अमेरिकी विमान कहां से उड़ान भर रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो शक्ति कभी इजराइल को समाप्त करने की धमकी देती थी आज वही लगातार कमजोर होती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को खुली चेतावनी भी दे दी है कि यदि भविष्य में इजराइल पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला हुआ तो इसका जवाब पहले से कहीं अधिक ताकत के साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल हर स्थिति के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ी तो ईरान के भीतर भी बड़े सैन्य अभियान चलाने से पीछे नहीं हटेगा।
काइट्स ने यह भी बताया कि हाल ही में जॉर्डन सीमा के पास इजराइल ने कम से कम 3 ड्रोन मार गिराए हैं और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इस पूरे संघर्ष में एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला है। पहले जब ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ था, तब दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों को सीधे निशाना बनाया था। लेकिन इस बार अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि इजराइल अपेक्षाकृत सीमित भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ईरान भी इस दौर में अपने अधिकांश हमले अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों पर केंद्रित रखे हुए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना यह है कि यह रणनीतिक जानबूझकर अपनाई गई है ताकि संघर्ष का केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच बना रहे और इजराइल सीधे युद्ध के सबसे बड़े निशाने पर आ जाए। अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार और टिप्पणीकार टकर कार्लसन सहित कई जानकारों ने यह तर्क दिया है कि इजराइल की रणनीति शुरू से यही रही है कि ईरान के खिलाफ मुख्य सैन्य लड़ाई अमेरिका लड़े, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त बनाए रखे हुए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलाल स्मोट्रिच ने भी हाल ही में कहा है कि वर्तमान स्थिति इजराइल के सबसे अनुकूल है, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ सक्रिय सैन्य अभियान चला रहा है और इजराइल को स्वयं बड़े पैमाने पर युद्ध में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उनके इस बयान ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि इससे ये संदेश गया है कि इजराइल अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप मानता है। दूसरी ओर अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद काफ़ी बढ़ गए हैं। बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते हैं कि उनका देश एक और लंबे मध्य पूर्वी युद्ध में फंस जाए। यही कारण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी घरेलू दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपने पारंपरिक सहयोगी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, दूसरी तरफ अमेरिकी जनता युद्ध की लागत, सैनिकों की सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप एक ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिसमें ईरान पर दबाव भी बना रहे और पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध से भी बचा जा सके। लेकिन यह रणनीति तब कठिन हो जाती है जब क्षेत्र में हर दिन नए सैन्य घटनाक्रम सामने आ रहे हों। इराक में अमेरिकी और सऊदी हमले, यमन से हूती ड्रोन और जॉर्डन में मिसाइल इंटरसेप्शन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और बाब अल मंदब पर बढ़ता खतरा, इजराइल की सुरक्षा चेतावनियां और ईरान की जवाबी रणनीति, ये सभी घटनाएं मिलकर मध्य पूर्व को अत्यंत अस्थिर बना रही हैं। जानकारों का कहना है कि यदि किसी भी पक्ष से एक बड़ी रणनीतिक गलती होती है तो ये संघर्ष केवल देशों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी झपेट में ले सकता है। इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, वित्तीय बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ेगा। आने वाले सप्ताह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान ये तय हो सकता है कि क्या अमेरिका और ईरान किसी सीमित समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्या इजराइल अपनी सुरक्षा नीति को और आक्रामक बनाएगा, क्या सऊदी अरब प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा, और क्या हूती तथा अन्य ईरान समर्थित समूह अपने हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मध्य पूर्व का संकट केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक राजनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। आने वाले दिनों में उठाया गया हर सैन्य और कूटनीतिक कदम केवल इस क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य प्रभावित कर सकता है।